को नमस्कार। मेरा नाम शेषागिरी है और मैं यूनिसेफ में काम करता हूँ। शिक्षा का काम देखता हूँ। पिछले 10 साल से मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ। 1 मिनट। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं एससीईआरटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके के लिए और क्षमा भी चाहता हूँ क्योंकि मेरा सेशन पहले होने वाला था, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं वो सेशन ले नहीं पाया। उसके बाद दर्शन जी से बात किया, डायरेक्टर साहब से बात किया और उन्होंने माना कि ये सेशन चेंज हो सकता है। तो आप सबको स्वागत है इस सेशन में। और मेरा जो टॉपिक दिया हुआ है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है। एक तरफ से अगर कहा जाए तो शिक्षा के सेंटर में ये विषय है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार की जो बात है। तो आज इस सेशन में हम इस शिक्षा का अधिकार को थोड़ा सा समझेंगे और आजकल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनी है और वो नोटिफाई हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, शिक्षा का हक और एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बीच में संबंध क्या है, इन दोनों डेवलपमेंट्स को हम कैसे देखें। तीसरा यह है कि ये शिक्षा का अधिकार कोई नई चीज नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कानून पारित होकर 10 साल हुए हैं। 10 साल से भी ज्यादा हुए हैं क्योंकि 2010 अप्रैल से ये नोटिफाई हुआ। तो इसका अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये हमें जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कानून नहीं है, काफी सारे कानून हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्र में हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को लेकर किस तरह से इस कानून को देखा गया है, किस तरह से इसका क्रियान्वयन हुआ है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो ये 3-4 मुद्दों पर मैं बात करना चाहूँगा। मेरे पास कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। मैं कुछ विचार आपके सामने रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप भी इस चर्चा में भाग लेंगे और अपना विचार रखेंगे और ताकि एक अच्छा चर्चा यहाँ पे आज हो। इस सत्र के बाद जो सत्र होने वाला है सामुदायिक सहभागिता को लेकर, वो हमारे अन्य एक साथी सैयद परवेज जो यूनिसेफ में कंसल्टेंट या सलाहकार का काम करते हैं, वो सेशन आपके साथ लेंगे और इन दोनों सेशंस में काफी एक तरफ से लिंक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर। मुझे पता नहीं एक्चुअली अगर हम एक सब साथ में बैठे होते एक वर्कशॉप में या एक कमरे में, तो मेरा सबसे पहले सवाल आप सबसे ये होता कि आप में से कितने लोग इस कानून को पढ़े हैं और समझे हैं और इसका क्रियान्वयन में कितनों ने हिस्सा लिया है और उसकी अनुभव क्या है। तो ये मेरा सबसे पहला सवाल होता और अभी भी है। और इस सवाल को मन में रखते हुए ही हम आगे चलेंगे और मैं मानूंगा, अज्यूम करूंगा कि आप सबों ने इस कानून को देखा है, पढ़ा है और उसकी जो मॉडल रूल्स हैं। कोई भी कानून जो सेंट्रल लेवल पे बनता है तो उसका मॉडल रूल्स भी बनते हैं। तो मॉडल रूल्स एक आप मान सकते हैं कि वो एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो हर राज्य में बनते हैं एक सेंट्रल कानून को लेकर और उस राज्य के परिप्रेक्ष्य के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ये रूल्स बनते हैं। और
क्योंकि हर राज्य में या पूरे देश में इतनी विविधता है और इतनी चैलेंजेस हैं अलग-अलग तरह की, तो उसके मुताबिक ये मॉडल रूल्स बनते हैं। हालाँकि इतना तो मैं कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो मॉडल रूल्स हैं वो लगभग मानव संसाधन मंत्रालय, उस वक़्त मानव संसाधन मंत्रालय और अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जैसे आपने अ, शिखा जी के सत्र में सुना होगा। पहले इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते थे, लेकिन अब इस पॉलिसी के बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहेंगे। तो हमारे मॉडल रूल्स जो है वो एमएचआरडी ने जो मॉडल रूल्स दिया था उस वक़्त 2009-10 के टाइम में, उसी को लेकर हमने लगभग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पारित किया है। तो ज़्यादा कुछ हमने उस पर ऐड नहीं किया है, उसको उसके साथ ऐड नहीं किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, बल्कि उसको वैसे ही हमने अडॉप्ट किया है। तो जब भी इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, तो ये मॉडल रूल्स को रेफ़र किया जाता है और उसके मुताबिक जो-जो उसमें निर्देश हैं, गाइडलाइंस है, उसको फ़ॉलो करना होता है। ये शिक्षा का अधिकार क्या है? इससे शुरू करते हैं थोड़ी बातचीत। अ, और काफ़ी लंबा संघर्ष है ये कानून। अ, जैसे हमें पता है, अम, गोपाल कृष्ण गोखले जी के समय से ये उस समय से ये बातचीत हुई कि भारत देश में शिक्षा एक अधिकार बननी चाहिए और कोई भी बच्चा हो, किसी भी जनजाति के हो, किसी भी इलाके के हो, लड़का हो, लड़की हो, अ, किसी भी बच्चे का एक अधिकार होना चाहिए। और जैसे अधिकार की बात करते हैं, तो इसका अ ज़िम्मेदारी किस पर बनता है? ज़िम्मेदारी किसकी है इस अधिकार को पूरा करने के लिए? तो कोई भी अधिकार अगर आप देखेंगे, जैसे शिक्षा का अधिकार वगैरह, तो इस कानून में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कानून को पूरा करने के लिए, इस कानून की जो जितने भी अलग-अलग कमिटमेंट्स हैं, उसको पूरा करने का ज़िम्मेदार जवाबदेही है सरकार, अगर मतलब साफ-साफ कहना है तो। तो जवाबदेही पेरेंट्स नहीं है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट है और वो सरकार ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट बनती है। अ, सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसका मतलब ये है कि अब हम अगर जवाबदेही सरकार को बनाते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि हम सरकार से डिमांड कर सकते हैं, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और एक उसमें एक मैकेनिज़्म होता है प्रश्न पूछने का और उस प्रश्न को या उस प्रॉब्लम को या उस चुनौती को हल करने का एक मैकेनिज़्म होता है। अ, वो ये सब चीज़ें कानून में लिखी गई हैं। तो जैसे मैंने कहा, इस कानून का एक फिलॉसॉफिकली अगर आप समझना चाहते हैं, तो द इंडियन स्टेट, द इंडियन वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू commit something very fundamental such as the right to education. ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको राइट टू लाइफ के बारे में एक फंडामेंटल राइट माना जाता है, उसके साथ राइट टू एजुकेशन को देखा गया है। एक और क्लॉज उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है आर्टिकल 21 ए के तहत। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व इसको दिया गया है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इट इज़ नथिंग लेस देन अ राइट टू लाइफ। ये माना जाता है कि अगर शिक्षित नहीं होंगे, तो अ, निर्जीवित होना या उससे होने से मतलब
होने का बराबर है। तो दिस इज आई थिंक द फंडामेंटल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। दूसरा, जैसे मैंने कहा, इस एक्ट को, इस राइट टू एजुकेशन को पूरा करने के लिए द गवर्नमेंट इज द सोल यू नो हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब क्या होता है कि देर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप इसको आसानी से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ने को कोशिश कर सकते हैं। मैं थोड़ा सिद्धांत के बारे में बात करना चाहूँगा। जब जवाबदेही सरकार पर है, मतलब सरकार जवाबदेही है इस कानून को पूरा करने के लिए, तब ये प्रश्न उठता है कि somebody has to also demand, right? सो इसमें दो चीजें हैं, एक तो डिमांड और एक तो उस डिमांड को पूरे करना, उस कमिटमेंट को पूरे करने की जो बात है, राइट? डिमांड करने वाले हैं और डिमांड पूरे करने के लिए लोग हैं। अगर एक ब्रॉड डिस्टिंक्शन या डिफरेंस कहें और इन दोनों को दो डिब्बे में डालें, डिमांड करने वाले कौन है और सप्लाई करने वाले, उस डिमांड को पूरा करने वाले कौन है, तो एक तरफ से the first set of people who can demand of course are the parents। तो अगर पेरेंट्स इस कानून को समझे हैं, इस कानून के अलग अलग क्लॉजेस को समझे हैं, क्योंकि उस समझ के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो एक बेसिक समझ तो होनी चाहिए कि इस कानून में क्या क्या कमिटेड है और हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। तो पेरेंट्स आर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, वन सेट ऑफ पीपल। और पेरेंट्स के अलावा समुदाय में कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके शाला प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और कोई भी हो सकता है समुदाय में जो बच्चों में और शिक्षा में रुचि रखते हैं और जिसके बारे में चिंता करते हैं। तो कुल मिला के जो हम सामुदायिक सहभागिता की बात करते हैं, तो उसके तहत ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन can work well or will be effective only when the demand side of the equation, मतलब डिमांड साइड जो है इसकी, वो सशक्त हो। एंड देयर कैन बी सेवरल एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, एक गांव के स्कूल में 3 शिक्षक की पद है, लेकिन 2 ही शिक्षक स्कूल में जा रहे हैं, और तीसरा शिक्षक को कहीं और डेपुटेशन पे लगा दिया है, या तीसरा शिक्षक समय पे नहीं पहुंचता है। तो then the community can demand, right? It can raise its voice, it can go to the, और किसके पास डिमांड करना है मैं अभी थोड़ी देर में आना चाहता हूँ। अगर स्कूल का बिल्डिंग टूटा हुआ है, पानी की सप्लाई ठीक नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या प्लेग्राउंड नहीं है, या बेसिक सुविधाएं जो एक्ट में कमिटेड है या दिया हुआ है, अगर वो नहीं है, तो उन चीजों को भी लेकर समुदाय डिमांड कर सकती है। ये सब थोड़ा भौतिक या इनपुट रिलेटेड चीजें हैं। शिक्षक का ना होना या शिक्षक की कमी, संख्याओं में कमी होना, या पानी, बिजली, छत, फ्लोरिंग, दरवाजा, किताबें, ये सब समझने में थोड़ा आसान है। लेकिन इस कानून में ये भी प्रावधान है जिसको अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट यूज्ड, क्वालिटी को लेकर। अगर कानून के आप चैप्टर पढ़ेंगे, आई थिंक चैप्टर 6 और 7, जिसमें करिकुलम और सीखने सिखाने की पद्धति वगैरह इसके बारे में जिक्र किया गया है, तो एक भयमुक्त वातावरण में पढ़वाना, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, पूरा जो बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है एज ह्यूमन बीइंग्स, उसको
बढ़ावा देना, उसके लिए जगह देना स्कूल में, और हर स्टेज में, हर ग्रेड में बच्चों को जितना सीखना है, उसकी जो लर्निंग आउटकम्स जो है उसके मुताबिक जो सीखना है, इसमें ये बताया गया है कि एससीईआरटी एकेडमिक अथॉरिटी होगी स्टेट लेवल पे, जैसे एनसीईआरटी राष्ट्रीय स्तर पर एकेडमिक विषयों का एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है। तो ये भी डिमांड किया जा सकता है, और अगर ये हम पिछले 10 साल में किए होते तो इट वुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। हालांकि हुआ नहीं है। मुझे पता नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कोई केस है क्या जहां पे लोगों ने गवर्नमेंट के पास जाके ये कहा है कि भाई, जितना हमारे 7वीं या 8वीं या 5वीं के बच्चों को सीखना आना चाहिए था, उतना नहीं आ रहा है, और इतने साल वो अपने कीमती समय देकर स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जब एक सिंपल टेस्ट हम लेते हैं तो उससे पता चलता है कि जो समझ उनमें विकसित होना चाहिए और जो स्किल्स होनी चाहिए, जो परफॉर्मेंस उनको देना है, उनसे जो अपेक्षा करते हैं, वो देखने में नहीं आ रहा है। दिस नेवर हैज बिकम एन इशू। तो समवेयर मुझे लगता है कि एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस एक्ट का क्रियान्वयन को लेकर, इस एक्ट को मजबूत करने की जो बात को लेकर, वो काफी वीक है, काफी कमजोर है, और उस पर काम बहुत कुछ करने की जरूरत है। राइट। मैंने ज्यादातर जो अगर राइट टू एजुकेशन लेजिस्लेशन को लेकर, क्योंकि ये जस्टिसिएबल है और जवाबदेही सरकार है, तो इसका मतलब है कि यू कैन एक्चुअली गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ टू फाइट दिस बैटल। राइट। ऑफ कोर्स कोर्ट ऑफ लॉ ये नहीं कहते हैं कि सबसे पहला कदम हम कोर्ट में जाएं। हम प्रयास करें, अलग अलग चीज करके देखें। फॉर एग्जाम्पल, जो स्थानीय प्राधिकरण है पंचायत, इस कानून में स्थानीय प्राधिकरण को पंचायत को बनाया गया है, ग्राम पंचायत को। और मॉडल रूल्स अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के, तो उसमें ये साफ है कि सबसे पहला जो स्टॉपिंग पॉइंट है वो पंचायत है। चाहे वो शिक्षक की कमी हो, पानी की कमी हो, बिजली की कमी हो, क्वालिटी की कमी हो, जो भी हो। और मॉडल रूल्स में ये भी बताया जाता है कि पंचायत के पास अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइम दिया है। कुछ चीजों के लिए 1 महीने, कुछ चीजों के लिए 45 दिन, कुछ चीजों के लिए 2 महीने, ऐसा कुछ डिटेल्स दिया है। आई कैन शेयर सम ऑफ दैट। उसको रिसेंटली मॉडिफाई किया है या नहीं मुझे पता नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो अगर पंचायत के लेवल में ये रिजॉल्व नहीं होता है या इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, then you can go up to the next level, right? Which can be the block level panchayat or district level panchayat, as the case may be. और स्टेट लेवल में एक बॉडी है, स्टेट काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, SCPCR, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, SCPCR जिसको बोलते हैं। राइट। तो SCPCR को इसलिए गठित किया है ताकि बच्चों की जो अधिकार है, ओवरऑल अधिकार, सिर्फ शिक्षा के अधिकार नहीं, ओवरऑल अधिकार की सुरक्षा करने की एक मैकेनिज्म है, एक बॉडी है। अब उसमें चाइल्ड लेबर को भी आप रख सकते हैं, बाल शोषण को भी आप रख सकते हैं, लैंगिक शोषण हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, जो हमें लगता है कि बच्चों के अधिकार का हनन हो रहा है, तो SCPCR एक बॉडी है जो इन विषयों को देख सकती है, और जनता की तरफ से अपील हो या डिमांड हो, उसको स्वीकृत कर सकती है। SCPCR ऑलमोस्ट फंक्शंस लाइक अ कोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट का भी जितने भी डिमांड्स हैं, अगर लोकल लेवल पे इसको पूरा नहीं किया जा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ राज्य में SCPCR तक पहुंच सकते हैं और वहां पे उनका एप्लीकेशन दे सकते हैं।
कि फलाने फलाने हमारे गांव में ऐसा 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 है और ये इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, आप इसको देखिए। अब एससीपीसीआर इज एन ऑटोनोमस बॉडी, जैसे मैंने कहा, और उनके पास पावर्स है। उनके पास इतना पावर है कि दे कैन फंक्शन लाइक अ कोर्ट। अब कोर्ट का फंक्शनिंग का मतलब यह है कि वो समन कर सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को समन कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को समन कर सकते हैं, स्कूल प्रिंसिपल को समन कर सकते हैं, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को भी समन कर सकते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री को भी समन कर सकते हैं। ये होता नहीं है, वो अलग बात है, क्योंकि एससीपीसीआर एक काफी पॉलिटिकल बॉडी हो जाता है और उसमें अ, जो उसका जो असली कार्य करना है वो पूरी तरह से हो नहीं पाता है एससीपीसीआर की तरफ से। तो these are the mechanisms that are available at various levels. एक विषय पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ एससीपीसीआर को लेकर, वो ये है कि एससीपीसीआर कैन समन द पर्सन, समन अ गवर्नमेंट ऑफिसर, राइट, or even the education minister if need be, but they cannot pass a judgment, right? That is the difference between SCPCR and a court. मैं इसलिए इन इन चीजों में थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, ये इंडिकेट करने के लिए कि कानून बनती है, कानून शायद बनाना एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसान काम है, वो भी काफी साल लगता है। जैसे शिक्षा का कानून का जो संघर्ष है वो लगभग 100 साल का है, 1910 से 2010 तक, राइट। इसका एक अलग इतिहास आप लिख सकते हैं, इसके कई सारे किताबें आप लिख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कानून बनाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको उसका उसका क्रियान्वयन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो अगर हम इस कानून का पहले इस कानून के पहले सदी की जो इम्प्लीमेंटेशन देखें, पहले 10 साल, पहले दशक का जो इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखेंगे, तो हमें लगता है कि देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। काफी कम इस पर काम हुआ है। मैं उदाहरण के लिए, अगर आप एक इंडिकेटर ले सकते हैं, इंडिकेटर लेंगे कि भाई हमें कैसे पता कि इस कानून को लेकर पीपल्स डिमांड, लोगों की तरफ से डिमांड आई है और इस पर कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, हमें कैसे पता? तो सबसे ज्यादा जो केसेस निकले हैं लेजिस्लेशन पर, कोर्ट केसेस, वो क्वालिटी को लेकर नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स होंगे सुविधा को लेकर, पानी को लेकर, छत को लेकर, शिक्षकों को लेकर, टेक्स्ट बुक्स को लेकर, कि भाई ये सब पहुंचा नहीं है, ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। बट सबसे ज्यादा फाइट हुआ है 25% प्राइवेट स्कूलों में रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल लॉबी भी इसमें कूद पड़ी है और लड़ाई काफी हुआ है इसको लेकर। इसको विरोध किए हैं, कोर्ट में गए हैं, बहुत चीज हुआ है। बट यू डोंट सी पीपल डिमांडिंग, मेकिंग अ सिंपल डिमांड कि देखो मेरा बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ती है, मिडिल स्कूल में, और एज अ पेरेंट मैं चिंतित हूं कि उसको जितना आना चाहिए था उस लेवल पर, वो कम से कम 3-4 साल या 2-3 साल पीछे है। तो हम ग्राम पंचायत में इस विषय को लेकर रखे हैं, जिन जिन के साथ बात करना है बात किए हैं, लेकिन इसमें समाधान नहीं मिला है। मैं बार बार लर्निंग को वापस ले आ रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली शिक्षा का वही एक मकसद है, खुद के बारे में सीखना, दुनिया के बारे में सीखना, खुद को व्यक्त करना, प्रश्न पूछना, खोजबीन करना, अलग अलग चीजों को समझना, राइट, और समानता की तरफ एक सोसाइटी को लेके जाना, और यू बिकम बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग योरसेल्फ। ये सब शिक्षा का मतलब मूल उद्देश्य है। बट इन सब विषयों को लेकर, इन सब विषयों के नीचे जो होता है सीखने की जो प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ में उसका वो गड़बड़ आता है। तो आप राष्ट्रीय सर्वेस देखेंगे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो,
या असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो प्रथम जैसे संस्थाएं लेकर आते हैं हर साल, उससे साफ पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की सीखने की जो स्थिति है स्कूली शिक्षा के स्तर पर, वो काफी चिंताजनक है और अभी भी काफी कमजोर है। वो पूरे इंडिया के अगर रैंकिंग आप देखेंगे अलग अलग स्टेट्स का, वो बिल्कुल नीचे लास्ट 5 और 10 स्टेट्स में आता है। हालांकि पिछले 1-2 साल से शायद कुछ पोजीशन इंप्रूव हुआ है, बट हम जैसे लोग जो फील्ड में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं, स्कूलों तक पहुंचते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, हमें डेफिनेटली पता है कि ये इस पर काफी काम करने की जरूरत है, क्योंकि यही असली चीज है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए, राइट, उनके सीखने के लिए। बट अगर कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे, डिमांड की दृष्टिकोण से देखेंगे, देन दिस हैज नॉट बीन डिमांडेड एट ऑल ऑफ द स्टेट। अगर ये होता तो शायद एक बहुत दिलचस्प और रोचक स्थिति पैदा होती। I have not seen any case in the court which talks about this problem of learning, right? I have not seen a case in the court where somebody has said, मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाता है वो बाल केंद्रित स्कूल नहीं है, वहां पे बाल केंद्रित कक्षा नहीं है, वहां पे जितने भी आप उस सेक्शन 6 और 7 में, मुझे ठीक से याद नहीं, आप देख सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स आप उस सेक्शन में दिए हैं कानून में, मुझे उसमें से लगभग सभी पॉइंट्स का उल्लंघन लग रहा है। तो आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज, एक अनफॉर्चुनेट चीज अगर मैं कहूं और क्रिटिकल चीज कहूं, इन द फर्स्ट 10 years ऑफ द एक्ट, उसका इम्प्लीमेंटेशन पर काफी कम अटेंशन दिया हुआ है, काफी कम फोकस दिया हुआ है। इतना कम कि आज वो एक पीस ऑफ पेपर हो गया है, राइट? जैसे काफी सारे कानून इंडिया में उसी स्टेट में है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, इसको कैसे जगाएं? हाउ डू वी रिवाइव दिस? और ये सोचने की बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि पंचायत लोकल अथॉरिटी है, स्थानीय प्राधिकरण है, और मैं पंचायत विभाग में जब यहाँ पे स्टेट लेवल में बात करता हूँ इस कानून को लेकर, और ये कहता हूँ कि पंचायत की भी काफी जिम्मेदारियां हैं इस कानून को लेकर, तो वहां पे हमें पता चलता है कि उस विभाग में इस कानून के बारे में बहुत ही कम समझ है, या बहुत ही कम समय बिताए गए हैं इस कानून को समझने के लिए। सो आई थिंक समवेयर विद इन द ब्यूरोक्रेसी और विद इन द गवर्नमेंट, ये कभी भी जब कानून बनती है वो सिर्फ शिक्षा विभाग का कानून नहीं बनता है ना, ये तो सरकार की कानून, इट बिलोंग्स टू एवरी डिपार्टमेंट। और जो भी बाधाएं हैं बच्चों के शिक्षा में, उसको दूर करने का, उसको उठाने का सिर्फ शिक्षा विभाग का जवाबदारी नहीं है, बल्कि शासन का होता है। और टोटली एट द स्टेट लेवल या नेशनल लेवल देखेंगे, गवर्नमेंट का होता है। बट व्हाट वी फाइंड इज दैट neither has the education department reached out to the Panchayati Raj department, nor has the Panchayati Raj department thought as to what should be done for implementing the Right to Education Act, especially because Section 3 of the Act is talking about Panchayat as the local authority, right? शुरुआत में, इस कानून के शुरुआत 2-3 साल की बात अगर हम कहें, तो उसमें अवेयरनेस बनाने की बात रखी गई। ये यूनिसेफ भी उसमें जुड़ा था, छोटे मोटे हमने पैम्पलेट बनाए, किताब बनाए, पोस्टर बनाए, अलग अलग जिलों में जाकर इसको लेकर ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन दिया। बट मुझे लगता है कि उस पर काफी और काम करने की जरूरत है। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट अवेयरनेस ऑन दिस एक्ट, राइट? एक्चुअली सरकार की जिम्मेदारियां क्या है, हम किन किन चीजों को डिमांड कर सकते हैं, इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसेसेस क्या है, एंड व्हाट इज द रोल दैट कम्युनिटीज, मदर्स, पेरेंट्स, फादर्स जो भी है वो प्ले कर सकते हैं।
आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या सामुदायिक सहभागिता की जो बात अगर हम करें और स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज की बात करें, और अगर मैं सिर्फ इस सेशन में अच्छे अच्छे चीज बताने के लिए यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, मैं हकीकत जो है मैं बता रहा हूँ। कागजीय है स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, उसको कागजीय स्टेटस से हटाकर एक्टिव स्टेटस में कैसा लाया जा सकता है। शिक्षकों से पूछेंगे तो शिक्षक कहेंगे कि भाई हम तो मीटिंग में बुलाते हैं, कोई आता ही नहीं है। पेरेंट्स के पास समय नहीं है, उनके पास रुचि नहीं है, उनके पास जाके साइन कराना होता है। अब पेरेंट्स से आप बात करेंगे, वो बोलते हैं कि हमको कोई बुलाता ही नहीं। तो हाउ डू वी ब्रिज दिस गैप? ये अगर हम इधर ही छोड़ेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी मस्ट आस्क। अब शिक्षकों की पोजीशन इसमें काफी इंटरेस्टिंग एक्ट की। एक तरफ से वो डिमांड की साइड में भी बैठ सकते हैं और दूसरे तरफ से सप्लाई की साइड में भी बैठ सकते हैं। सो डिमांड की साइड में अगर हम देखेंगे तो शिक्षक खुद डिमांड कर सकते हैं कि भाई अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं और हमसे अपेक्षा रखते हैं कि क्वालिटी हो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो हमें भी क्वालिटी इनपुट्स मिलनी चाहिए। जो ट्रेनिंग्स हमें मिलते हैं, जो तैयारी हमें दी जाती है, वो भी ठीक होना चाहिए। अगर वो ठीक ही नहीं होता है, यानी ट्रेनिंग में ही प्रॉब्लम है या टीचर सपोर्ट में प्रॉब्लम है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू अ गुड जॉब? So from that point of view, they can also demand better working conditions and better professional development for themselves, right? Better capacity building and so on. But when you look at teachers sitting on the supply side of it, then they are answerable to the community, to the parents, to the children. So if a parent is asking कि भाई आप हमारे गांव में इतने साल से शिक्षक बने हो, लेकिन हमारे बच्चे का हाल ये है देखो, right? So then I think the shikshak has to answer that question. So teachers are on both sides of that equation. They represent, the government in one sense, but they can also demand things from the government on the other side. एक दो और बात कहना चाहता हूँ और उसके बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर एक दो बात कहेंगे एंड देन आई विल स्टॉप। राइट टू एजुकेशन को लेकर अगर अमेंडमेंट की बात कहें तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हुआ है इन 10 सालों में, वो है ऑटोमेटिक प्रमोशन की पॉलिसी को लेकर। तो इस कानून में एक प्रावधान था कि एग्जाम्स नहीं होना चाहिए और डिटेंशन नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट डिटेन अ चाइल्ड, ऑटोमेटिक उसको 8वीं तक पास करना चाहिए, राइट? इसका काफी विरोध हुआ और जब तक the Congress government was there was there was nothing done on this particular question. But once the government changed and there was a new government at the center, तो सबसे पहला चीज इस प्रावधान को, ये ऑटोमेटिक प्रमोशन की प्रावधान को उन्होंने अमेंड किया और कहा कि एग्जाम्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, डिटेंशन भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लास 5 में एग्जाम होगी और क्लास 8 में एग्जाम होगी, और अगर इस एग्जाम में बच्चा ठीक नहीं करता है और मिनिमम पासिंग ग्रेड्स प्राप्त नहीं करते हैं, तो उसको 1 या 2 चांस फिर से दिया जाएगा। और अगर उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो उसको डिटेन किया जाएगा। इस पॉइंट में बहुत गहराई में मैं जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ये रहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के आने के बाद बच्चों की सीखने का स्तर कम हो गया है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि शिक्षक ऐसे ही बच्चों को पास कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। और आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर एग्जाम्स रखेंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे, अगर डिटेंशन रखेंगे तो कम से कम डर के मारे सीखेंगे। अब ये डर के मारे सीखना इस कानून का विरोध में है। इट इज एन उल्लंघन, वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, कि प्रेशर से सीखना नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि इसका इंटरप्रिटेशन काफी गलत तरीके से हो गया।
राइट टू एजुकेशन एक्ट कभी भी कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि बच्चों के अंदर सीखना नहीं होना चाहिए, बिना सीखे हुए बच्चे को प्रमोशन देना है, ये एक्ट कहीं नहीं कहा है। इनफैक्ट सीसी प्रणाली जो था और अभी हम उसको बंद कर दिए हैं अनफॉर्चुनेटली बिना ट्राई किए हुए। आधा अधूरा ट्राई किया और उसको छोड़ दिया। कंटिन्यूअस समग्र व्यापक और समग्र मूल्यांकन जिसको कहते हैं और आप सबने इसको इसके बारे में ट्रेनिंग भी लिया होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये व्यापक समग्र मूल्यांकन जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो इसी चिंता को ठीक करने के लिए या इसी चिंता को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। और आर्ग्यूमेंट ये था कि बच्चे का मूल्यांकन कोई साल में 1 बार या 2 बार, 3 बार नहीं होना चाहिए। हालाँकि शिक्षक बच्चे का मूल्यांकन एक सतत तरीके से करना चाहिए और एक व्यापक तरीके से करना चाहिए। इसमें बच्चे में जितने भी पोटेंशियल है, अलग-अलग टैलेंट्स है, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ़ मूल्यांकन गणित और भाषा और वो भी लिखित रूप से नहीं होना चाहिए। ऑफ़ कोर्स ये काफ़ी बड़ा डिमांड है, एक बड़ी सोच है और उस सोच की तरफ जाने के लिए काफ़ी तैयारी की बात है और समय भी लग सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमने देखा है सिर्फ़ छत्तीसगढ़ में नहीं बट बल्कि थ्रू आउट द कंट्री, वी हैव सीन दैट ये काफ़ी जल्दबाज़ी में सीसी को करने का मॉड्यूल बनाओ, फॉर्मेट भराओ, टीचर का ट्रेनिंग कराओ, टिक बॉक्स करने की बात है। वैसे ही इसका क्रियान्वयन हुआ एंड अल्टीमेटली इट डिड नॉट टेक ऑफ, इट फेल्ड बिकॉज़ वी मेड इट फेल, राइट? आइडिया में मुझे नहीं लगता है कि उतना कोई प्रॉब्लम था कंसेप्चुअली। अ, और उस आइडिया तक पहुँचने के लिए ठीक से हम प्लान अगर बनाते, प्रयोग पहले करते, कुछ जिलों में या कुछ स्कूलों में, उस प्रयोग से सीखते और उसके बाद उसको अपस्केल करते या मतलब हर एक स्कूल में करने का प्रयास अगर होता, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो एक मेजर अमेंडमेंट जो आया है इन 10 सालों में इस शिक्षा के कानून में वो ये है। ऑफ कोर्स जब रिसर्चरों ने देखा है कि क्या ये इस बात में सच्चाई है कि राइट टू एजुकेशन कानून आने से पहले बच्चों के सीखने का स्तर बहुत अच्छा था और राइट टू एजुकेशन कानून के आने के बाद उनका स्तर काफ़ी गिर गया है। तो ये जब लोगों ने पूछना शुरू किया और इस पर रिसर्च किया, तो पता चला कि ये सच नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली दिखाया है कि लर्निंग लेवल्स गिरे नहीं हैं राइट टू एजुकेशन के कानून के वजह से। लर्निंग लेवल्स गिरे हैं क्योंकि अन्य कारण हैं। टीचिंग लर्निंग हो नहीं रहा है इसलिए तो गिरे हैं। इफ़ेक्टिव नहीं है आपकी हमारी पेडागोजी। जिनको उनका काम करना है पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स या शासन, अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग तरह का काम ठीक से नहीं हुआ है, राइट? अकाउंटेबिलिटी नहीं है सिस्टम, जवाबदेही नहीं है कोई। तो ये इस कारण से लर्निंग लेवल्स पर असर पड़ा है एंड नॉट बिकॉज़ राइट टू एजुकेशन में ऑटोमेटिक प्रमोशन इंट्रोड्यूस किया। तो ये एक किलर इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं वो आपने हम सब मिलकर इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा बना दिया कि इतना तगड़ा बना दिया कि वो एक्ट को ही अमेंड करना पड़ा एट अ लेटर स्टेज। तो अंत में मैं एक पॉइंट लास्ट पॉइंट रखना चाहता हूँ कि एक प्रश्न उठता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो एक कानून है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, संविधानिक मैंडेट है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें उसको हम कैसे साथ-साथ देखें, राइट? क्योंकि आजकल ज़्यादातर चर्चा हो रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। राइट टू एजुकेशन की जो चर्चा है, वो तो लगभग खत्म हो गई। नोबडी टॉक्स अबाउट इट नाउअडेज़। यूनिसेफ में भी काफ़ी कम इस कानून को लेकर और इसकी क्रियान्वयन को लेकर हम बात करते हैं। बट पॉलिसी अगर हम देखेंगे, पॉलिसी इज़ नॉट द सेम एज़ एक्ट। शिक्षा की नीति जो है
वो शिक्षा के कानून नहीं है। इट इज वेरी डिफरेंट। शिक्षा की नीति एक डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट है। इसका मतलब यह है कि हम एक विजन उसमें दिखाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, और हमारे जो इरादे हैं वो उसमें रखना चाहते हैं, चाहे वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो, उच्चतर शिक्षा हो, जो भी। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जस्टिसिएबल नहीं है। इसका मतलब है कि यू कैन नॉट यूज दिस एंड गो टू द कोर्ट। गवर्नमेंट हमेशा कह सकती है कि ठीक है, हमने प्रयास किया। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दिया हुआ है कि 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए बजट, राइट? ये कोई नई बात नहीं। वो तो 1968 पॉलिसी से ही, या कोठारी कमीशन 1964 की जो बात अगर हम कहें, कोठारी कमीशन की बात, तब से ही ये पॉइंट रखा गया। तभी रखा गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का 6% का हिस्सा एजुकेशन में आना चाहिए। 1964 और आज के बीच में 56 साल का फासला है। सो व्हाई इज दिस पॉइंट कमिंग अगेन एंड अगेन? 6%। बट ये जो 6% की जो बात है, at the end of 5 years or 10 years, you cannot go to the court and take the government on for this, because it is part of a policy, it is not part of an act, right? हालांकि एक्ट में एक एक चीज जो दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बताया गया है कि 220 घंटे का पढ़ाई होना चाहिए, ये बताया गया है कि पढ़ाई, पढ़ने की, सीखने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, all those things are committed by the government of India. They're promised to the child, and उन विषयों पर the public, the parents, the children can take the government to task, they can take the government to court. So I think this is a fundamental distinction that we must be aware of, that the act is a very very powerful instrument. मतलब पोटेंशियली पावरफुल मैं कह सकता हूं, क्योंकि उसका पावर हमने अभी यूज ही नहीं किया है, राइट? अगर आप सेक्शन 3 में देखेंगे, पंचायत एज स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत के पास पावर दिया है एक्ट में स्कूल का कैलेंडर डिसाइड करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि वो 220 दिन जो स्कूल खुलना है, कौन से 220 कौन से दिन उसमें से स्कूल खुलेंगे और कौन से दिन बंद रहेंगे, ये पंचायत तय कर सकता है। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि स्थानीय परिवेश अलग अलग हो सकती है, अलग अलग सीजन्स हो सकते हैं, फेस्टिवल अलग अलग हो सकता है, राइट? अल्टीमेटली कमिटमेंट है 220 दिन का, बट which of those days can the school open? That's a decision that people can take. The act empowers them to take it, but nobody has used this. And वैसे ही काफी सारे चीजें हैं एक्ट में। कुछ लोग ऑफ कोर्स कहते हैं कि काफी डाइल्यूटेड एक्ट है ये, लेकिन फिर भी और उस पर डिबेट हम कर सकते हैं, बट फिर भी आई थिंक द एक्ट हैज गॉट अ लॉट इन इट दैट कैन बी implemented. एंड मैं ये कह के यहीं पे स्टॉप करना चाहता हूं कि दैट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो in understanding the act and in making it happen. Thank you. तो अगर आपके पास कोई विचार है या कुछ कहना चाहते हैं तो we have another 15 minutes. I am from Bilaspur, Rajesh Gupta. Right. हेलो। Yes, जो yes, आरटी जो है इसको, आरटी जो है इसे इम्प्लीमेंट करने का जो पावर है डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगर देखें तो एजुकेशन ऑफिसर होता है। तो एजुकेशन ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सिस्टम को इतना दुरुस्त रखें, इतना अच्छा रखें कि हर बच्चे को जो आरटी के अनुरूप जो अपेक्षा की गई है, मुझे शिक्षा मिलना चाहिए, वो जिले स्तर से ये बात तय होना चाहिए कि वो सारी सुविधाएं वहां पर हैं कि स्कूल में बिल्डिंग
में पर्याप्त जगह बच्चों के बैठने के लिए है, पर्याप्त टीचर्स हैं, और जो भी आरटी में बच्चे के एजुकेशन के लिए और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जो अपेक्षा की गई है, वो सारी चीजें विद्यालय में है। ये निश्चित करना, ये तो जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिले का, जो जिला शिक्षा अधिकारी है, उस पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। होता क्या है कि जो सिटी के जो स्कूल हैं, जो शहरी स्कूल हैं, या जो सुविधाजनक स्थानों के स्कूल हैं, ब्लॉक लेवल पे भी अगर हम देख लें तो वहां पर शिक्षकों की संख्या जो सेटअप में है उससे भी ज्यादा होता है। और जो ग्रामीण अंचल है, दूर का जो स्कूल है, वहां पर एक शिक्षक ही पर्याप्त माना जाता है, या 2 शिक्षक ही पर्याप्त माना जाता है। वहां पर बच्चों की संख्या उस स्कूल में 100 है या 200 है, इन बातों पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ऐसे जो नॉन एप्रोचेबल स्कूल होते हैं, तो ऐसे स्कूल के जो बच्चे हैं अपने आरटी के अधिकार से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं। और जहां तक मेरा सवाल है प्राइवेट स्कूलों का, जब से आरटी लागू हुआ है, तो प्राइवेट स्कूल को भी डायरेक्ट करने का, उसको आदेशित करने का, उसको सही ढंग से काम करने का, ये भी जो कार्य है, ये जिला शिक्षा अधिकारी को बहुत ही दृढ़ता के साथ और क्षमता के शक्ति के साथ उनको पालन करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहूंगा सर आपको। अभी जो हमारा जो एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला हुआ है, इसमें जून से हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की है प्रवेश की। 16 जून से 17 जून से प्रवेश की प्रक्रिया चालू है, और 30 जून तक के उसको लागू होना था। हमने प्रवेश लिया, उसमें लोगों ने फॉर्म भरे। तो जिन लोगों का चयन करना था, हमने 15 जुलाई तक उनको चयन भी किया। लेकिन जो बच्चे चयन हुए हैं, अन्य मैंने क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 अप टू 12 तक के जो चयनित बच्चे हैं, उन्हें प्राइवेट स्कूलों के द्वारा उनको टीसी और मार्कशीट नहीं दिया जा रहा है। अनेक अनेक कारणों से वो बच्चे जो है भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, पेरेंट्स घूम रहे हैं, भटक रहे हैं कि वो स्कूल बंद है, या जो वहाँ के टीचर हैं, वो जो प्रिंसिपल है वो क्वारंटाइन में है तो बाहर है। मैंने अन्य अन्य बहुत सारे कारण हैं। कुछ कहते हैं कि उनका फीस जो है गर्मी की छुट्टियों का भी मांगा जा रहा है, उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। और ऐसे लगभग जो मेरे विद्यालय में जो लाला लाजपत राय स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है जीएससी का, उसमें करीब ऐसे 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको चयनित हो जाने के बाद भी हमको वेटिंग लिस्ट से बच्चों को लेना पड़ेगा। जो बच्चे चयनित हो गए हैं उन्हें भी ये इसलिए नहीं मिल पा रहा है, जो कि प्राइवेट स्कूल को टीसी और जो उनको जो मार्कशीट जो उपलब्ध कराना है वो नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जो अधिकार है पेरेंट्स नहीं दिला पा रहे हैं उन्हें। पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, या जो भी कारण है, लेकिन एक जिला का जो अधिकारी है वो तो प्राइवेट स्कूल के संचालक को, वहाँ के जो ऑल इन ऑल हैं, उन्हें यह आदेशित कर सकते हैं कि जो भी बच्चे चयनित हुए हैं उनका टीसी और अनुसूची की हर हालत में उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो प्रवेश ले सके। जहाँ तक उनकी समस्याएं बाद का, वो चीजें वो बाद में करें। तो ये जो जितनी भी मनमानी भी जो चलती है प्राइवेट स्कूलों में, वो है। और जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूलों का सवाल है, आरटी को गवर्नमेंट के स्तर से पूरी तरह से लागू करने की कोशिश किया जाता है। शिक्षकों की कमी का जहाँ तक सवाल है, तो उसको जिला शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं भाई जितने हमारे पास शिक्षक है उतना हमने डिप्लॉय कर दिया स्कूलों में। और इससे कुल मिलाकर नुकसान होता है बच्चों का, जिन्हें प्रॉपर जो शिक्षा मिलना चाहिए, जो एजुकेशन जिस स्तर पर मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और इन सब कारणों से जो हमारा जो आरटी जो है वो फैल रहा है। 2010 से अभी तक की स्थिति में जो हमने नो डिटेंशन पॉलिसी अपनाया, नो डिटेंशन पॉलिसी का उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि बच्चों को पास करना है। अगर बच्चा उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, तो हमें उस बच्चे को उस स्तर तक पहुंचाना है कि क्लास 1 के लिए जो उसमें जो कैपेसिटी है, वो क्षमता विकसित होना चाहिए। क्लास 2 का विद्यार्थी है तो उसमें उतनी क्षमता का विकास करने का काम शिक्षक का होता था। इसका जवाबदारी लेकिन टीचर और स्कूल का है ना। बच्चा की जवाबदारी नहीं है। बच्चे को जितना सीखना है, जितना आना है, जितना वो उसको समझ में आना है, वो सुनिश्चित करने का जिम्मेदारी सिस्टम का है और स्कूल का है और सरकार का है। यही है इस एक्ट में, अनफॉर्चुनेटली। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपने जितने भी अगर मैं थोड़ा सा इस पर बात करूं, हमने इस कानून को स्कीम के तहत, स्कीम के नजरिए से देखें।
इसलिए तो ये स्कीम के लेवल पर आके अटक गया है। ये आरटी मैं एक एक बात स्कीम। कहना चाहूंगा सर, जैसे देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों स्कूल में जो शिक्षक जितनी आवश्यकता है उतने शिक्षक की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। और अगर कोई कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए अगर अतिरिक्त कक्षाएं हमें लगानी है तो अतिरिक्त कक्षा लगाने के लिए भी टीचर्स चाहिए। तो जब रेगुलर क्लास लगाने के लिए शिक्षकों की कमी है तो अतिरिक्त क्लास लगाने के लिए भी शिक्षक नहीं होने की वजह से बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं ले जा सकती हैं, क्योंकि समय हमारे पास वही है 10 से 4 तक का। 10 से 4 तक ये सारा समय में बच्चों को सब ज्ञान देना है और फिर उन्हें वापस भेजना है, ये होता है। नहीं, बट जैसे आपने कहा कि टीचरों की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो शहरी इलाके में जरूरत से ज्यादा टीचर्स है और ग्रामीण इलाके में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये तो एक्ट का उल्लंघन है ना। इसको कैसे ठीक हाँ, करेंगे? ये इसको कौन उठाएगा? मॉनिटरिंग तो इस डिस्ट्रिक्ट मुद्दे लेवल को से ही कौन बने। उठाएगा? इस मुद्दे को कौन उठाएगा और इसको कौन सुलझाएगा? ये क्यों 10 साल में ये मुद्दा बंद नहीं हुआ है? आज भी ये क्यों आ रहा सर, है? 1 मिनट सर। इसमें मेन देखिए है सर, सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ही जी, यस सर। बलरामपुर जिले से बोल रहा हूँ सर। एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ जी, हाँ सर, आप बोलिए। बोलिए, चलिए, ओके। सर, बलरामपुर जिले से इसका मेन वजह है सर, जैसे बीओ हैं, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन। तो इसमें क्या है सर, अगर ये व्यवस्था करते भी हैं तो इसमें थोड़ी सी अलग हट करके बात कर रहा हूँ सर लिंक से, कि जो हाँ, राजनीतिक पहुंच वाले हैं सर, यदि उनको गांव में किया जाए तो अपनी पहुंच बता करके फिर वापस करा देते हैं और ज्यों की त्यों स्थिति बनी रह जाती है। राइट। हाँ, ये तो ये सबसे हकीकत है, हकीकत बोल रहे हैं जी जरूर। सर, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। ये हाँ, सबसे बड़ी नहीं, बट मुद्दा है सर। पॉइंट, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल जी सर। आपके आपसे सहमत हूं, लेकिन पॉइंट मैं बार बार ये उठा रहा हूं कि पॉलिटिकल जी एक कानून का क्रियान्वयन का मतलब ये है कि चाहे वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जी हो या नहीं हो या जो भी हो, उसमें जितने भी वादा किए गए जी हैं, कानून का मतलब है कि हम जनता को वादा दे रहे हैं ना। ये पॉलिसी से भी ऊपर है चीज, पॉलिसी से भी इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलिसी में इरादा बता रहे हैं, जैसे एनईपी 2020 में इरादा बता रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। जी लेकिन कानून में हम ये बता रहे हैं, कानूनी भाषा अगर हम पढ़ेंगे तो उससे समझ में आएगा जी दैट द स्टेट शैल डू इट, द स्टेट विल डू इट, राइट। तो ये विल और शैल की जो बात है, तो ये लीगल लैंग्वेज में काफी बड़ा मायना रखता है। यू कैन नॉट, वंस यू से, वंस यू एक्ट, एक एक्ट आप, एक लॉ आप बना रहे हैं, तो इट इज लाइक प्रॉमिसिंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया। अब ये आप ये कह रहे हैं जी कि ये तो हकीकत है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से कोई एमएलए के पास गया, उसको कुछ पैसा दिया या किसी और को पैसा दिया और ट्रांसफर करा दिया, और काफी सारे शिक्षक अगर ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब है कि दैट द जी एक्ट इज गेटिंग वायलेटेड, बट हु इज सफरिंग? अल्टीमेटली द चाइल्ड इज जी सफरिंग। और उसका चाइल्ड के पास खुद का वॉइस नहीं है ना, तो चाइल्ड के प्रति कौन उठा रहा है ये वॉइस? आवाज कौन उठा रहा है? तो इसलिए 10 साल के जी बाद, और मुझे नहीं लगता है कि अनलेस हम कुछ अलग से सोचेंगे और करेंगे, ये कानून को जीवित रखना और इसको और इफेक्टिव जी करना जो है, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा अगर ऐसे ही चला तो। ये तो मतलब एक कागज होगा, अभी भी हो गया है वैसे, कागज ही हुआ है। जी जैसे जी हमारे सर, बिल्कुल कागजी शासन, कार्रवाई। जी हाँ, जी कागजी कानून है ये। एंड आई थिंक एज जी हेडमास्टर एंड जी टीचर्स यू कैन, मतलब ये भी एक पॉइंट हो सकता है, और एक 5 मिनट बचा है, लेकिन आप एक इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स हैं, आप मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट पद पे हैं आप सिस्टम में। आई थिंक आप पेरेंट्स के साथ या समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठकर इस कानून को फिर से समझने की बात, इस कानून की क्रियान्वयन की बात पर आप सोच सकते हैं कि भाई डिमांड किन किन चीजों पर करें, कहाँ तक जाएं। क्योंकि इस कानून में पॉसिबिलिटी है कि आप बिल्कुल लास्ट लेवल तक जा सकते हैं आपके विषय को रखने के लिए। ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव दैट डिटर्मिनेशन टू डू इट। अब काफी जी क्या होता है कि किसी के पास समय नहीं होता है, अगर 2-3 बार किसी के पास गया और आवेदन रखा और वो काम जी नहीं होता है, तो निराश होकर लौट जाते हैं ज्यादातर लोग। लड़ने की जो
क्षमता है, लड़ने की जो बात है वो होती नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। सिस्टम के भीतर होने की वजह से हमारे आवाज उठाने की जो जो अधिकार हैं, जो कुछ भी है, वो एक लिमिटेड है। हम अपने ऊपर सर अधिकारी या उच्च अधिकारी के खिलाफ में या नहीं, जो व्यवस्था है उस समुदाय व्यवस्था को के खिलाफ में हम नहीं जा मोबिलाइज, सकते। नहीं खिलाफ नहीं, बट आई थिंक लाइक मैंने कहा, शिक्षक भी डिमांड कर सकते हैं बेटर वर्किंग कंडीशंस, जो भी बेटर वैकेंसी है सपोर्ट, उनको बेटर क्वालिटी, राइट। मैं सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्किंग कंडीशंस टोटल की बात कर रहा हूँ। और शिक्षक जैसे आप प्रिंसिपल्स हैं, यू कैन मोबिलाइज द पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, बट क्या होता है कि ज्यादातर शिक्षक कम्युनिटी के पास जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उनको दूर ही रखना चाहते हैं। उसी में उनको लगता है कि हमारी भलाई इसी में है, क्योंकि जब जब कम्युनिटी हमारे स्कूल में आने लगेगी मतलब हमको और परेशान होगा। तो वो एक मानसिकता है कि लेट अस कीप देम फार अवे, लेट अस नॉट इन्वॉल्व देम, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि शिक्षक इस कानून का एक चेंज एजेंट नहीं बना है अभी तक, एंड क्योंकि सिस्टम में कोई चेंज एजेंट नहीं है इस कानून को सशक्त, मतलब एक सशक्त कानून के रूप में बदलने के लिए, तो इसलिए उधर ही बैठा हुआ है कानून। अब जितने भी कानून बनाते जाएंगे, जितने भी नीतियां बनाते जाएंगे, क्या फायदा, फर्क क्या पड़ने वाला है। मैं निराशा से ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा गुस्से से बात कर रहा जी हूँ। मैं हमेशा निराश नहीं होता हूँ, लेकिन एक तरफ से आई एम डिसअपॉइंटेड दैट वी हैव नॉट डन दिस। से बड़े मुद्दे को सर दरअसल नारों में बदल दिया जाता है और नारों तक ही सीमित करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। और जो यथार्थ में जो परिवर्तन होना चाहिए, जो हमें करना है, वो ग्राउंड लेवल पर वो सारी चीजें नहीं हो पाती। यही वजह है कि हम अभी तक जो हमारा टारगेट रहा है आरटी को लेकर, वो हम नहीं पा सके हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, दुनिया भर के बहुत अच्छी अच्छी बातों को हमने अपने संविधान में लिया है, लेकिन संविधान को भी हमने सिर्फ कागज में लिखे हुए शब्दों की तरह से उसको लिया और उस पर सचमुच में अमल नहीं किया। और ये पॉलिटिकल लेवल पर ये सारी चीजें पहले हुई हैं, और इसी वजह से यही कारण है कि हम जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा था हमारे देश को बदलने के लिए, विकास के लिए, हर व्यक्ति के लिए, वो हम नहीं कर पाए। इसका कारण यही है कि हम कागज में जो कानून लिखा हुआ है उसको कागज में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या आवश्यकता है। तो फायदा फिर क्या है सर। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा कानून हो सकता है, जैसे हमारा संविधान ही दुनिया के सबसे अच्छा संविधानों में माना जाता है। संविधान को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं वजह है कि हम वही अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं हुआ है जो हम चाहते थे। राइट। चलिए, आई थिंक माय टाइम इज अप। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, बताइए। एक मिनट बाकी ये है है हमारे सर, जैसे एक मिनट सर। विकासखंड शिक्षा अधिकारी का जो, जी सर, इसमें तो प्रमोटर नहीं कर रहे हैं सर, सिर्फ और उसके चलते भी प्रभावित होती है। आपका आवाज थोड़ा रुक के आ रहा है। यस सर। जी सर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी का जो पद है, हाँ, प्राचार्य प्रमोशन है सर, लेकिन सर नहीं होती है सर, उसमें सिर्फ प्रभावित। अच्छा। जी, उससे भी प्रभावित होती है सर। क्या है, यदि प्रभावित इनका जो उद्देश्य होता है सिर्फ आर्थिक लाभ लेना। स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं दी जाती। व्यवस्था भी पाई जाती है। नहीं, ये देखिए, एक घंटे में हम इसको समेट नहीं सकते हैं। ये तो
इस पर काफी जी सर, जी सर। सोचने की जरूरी है। मैं इधर मुझे अभी इस सेशन को खत्म जी। करना है क्योंकि 4 बज चुका है और अगला सेशन के लिए परवेश जी शायद वेट कर रहे होंगे। तो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए आपके समय के लिए, वो भी संडे के लिए, और एससीईआरटी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे सेशन को चेंज किया, टाइमिंग चेंज किया मेरे कन्वीनियंस के मुताबिक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एससीईआरटी के माध्यम से आप सबके साथ हम संपर्क में रहें और इस विषय को लेकर और आगे दिनों में हम बात करें और होपफुली कुछ रास्ता भी निकालें कि इसको कैसे सशक्त किया जा सकता है। सो सबको धन्यवाद, नमस्कार।